नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और स्वागत है आपका अध्ययन इन्फोटेनमेंट में। हम लोग सिंधु सभ्यता पढ़ रहे थे और 2 भाग उसका हम लोग पढ़ चुके थे। आज हमारे लिए तीसरा भाग है सिंधु सभ्यता का और इसमें हम लोग नगर नियोजन के बारे में पढ़ेंगे, सैंधव समाज के बारे में पढ़ेंगे, आर्थिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे और सैंधव कला के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा तीसरा भाग होगा और इसके बाद हम लोग लास्ट भाग लेकर के आएंगे, भाग 4। ठीक है, तो आइए, मैं चंद्रवर्धन आपका स्वागत करता हूँ अध्ययन इन्फोटेनमेंट में और शुरू करते हैं आज का अपना विषय। सबसे पहले पॉइंट है हमारा नगर योजना, और यह जो थी हड़प्पा सभ्यता की सर्व प्रमुख विशेषता थी। यह क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी। तो सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी इसकी नगर योजना। ठीक है, नगर योजना प्रणाली जो थी या नगर नियोजन प्रणाली जो थी वह इसकी सबसे प्रमुख विशेषता थी। और अगर नगर नियोजन प्रणाली को देखें तो जो भी मकान बने होते थे वो ग्रिड प्रणाली के अनुसार बने होते थे, अर्थात जो सड़कें होती थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटा करती थी। इस प्रकार से समकोण पर काटने का अर्थ क्या होता है, इस प्रकार से जैसा आज के डेट में हम लोग देखते हैं, इस प्रकार से जो है वो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटा करती थी। लेकिन इसका एक अपवाद है बानावली में। ठीक है, बानावली में जो थी सड़कें समानांतर थी, समकोण पर नहीं काटती थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग नगरों को देखें तो नगर जो थे वो मुख्यतया 2 भागों में बटे हुए होते थे। ठीक है, एक था पश्चिमी भाग और एक था पूर्वी भाग। ठीक है, तो पश्चिमी भाग जो होता था वह ऊंचा हुआ करता था, मतलब ऊंचाई पर स्थित था, किंतु इसका आकार जो था वो छोटा था। ठीक है, और पूर्वी टीला की जहाँ तक बात करें तो यह निचला इलाका हुआ करता था, लेकिन इसका आकार जो था वह अपेक्षाकृत बड़ा हुआ करता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा जो पश्चिमी टीला था उसमें दुर्ग या किले बनाए जाते थे, दुर्ग या किले होते थे, और उसी में जो है वो महत्वपूर्ण लोग जो हुआ करते थे सिंधु सभ्यता के, पुरोहित वर्ग हो गया या फिर जो महत्वपूर्ण व्यापारी वर्ग हो गया या फिर जो प्रतिष्ठित लोग हुआ करते थे, ठीक है, वो आपके पश्चिमी टीला में रहा करते थे। और जो आपका पूर्वी टीला था वो नगर या आवास क्षेत्र हुआ करता था, जहाँ पर सामान्य लोग निवास किया करते थे। सामान्य नागरिक, शिल्पकार, व्यापारी, श्रमिक इत्यादि जो है इसमें निवास किया करते थे। और जो पश्चिमी टीला था आपका, उसमें प्रशासनिक या फिर सार्वजनिक भवन बनाए जाते थे और अन्नागार इत्यादि जो है इसी में बनाए जाते थे पश्चिमी टीले में। ठीक है, और इसके अलावा जो आपका पश्चिमी टीला था, चूँकि महत्वपूर्ण नगर वही था, महत्वपूर्ण लोग वहीं रहते थे, इसलिए वो जो है रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ होता था। जबकि पूर्वी टीला जो था, जहाँ पर सामान्य नागरिक रहते थे, वो रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ नहीं होता था। लेकिन इसका भी एक अपवाद है कि कालीबंगा जो है वहाँ पर आपका रक्षा प्राचीर जो है उससे घिरा हुआ है। ठीक है, जो आपका पूर्वी टीला भी जो है सामान्य नागरिकों का जो स्थान भी है वो भी रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं पक्की ईंटों का प्रयोग। पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ करता था वहाँ पर 1:2:4 की आकृति में जो है वो ईंटें बनाई जाती थी। ठीक है, 1:2:4 की आकृति में ईंटें बनाई जाती थी। ठीक है, और दरवाजे एवं खिड़कियाँ जो थी वो पीछे की तरफ खुला करती थी। अच्छा, पक्की ईंटों का प्रयोग कहाँ नहीं हुआ है, तो इसका अपवाद जो है वो कालीबंगा है, जहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा। इसके अलावा दरवाजे एवं खिड़कियाँ जो थी वो मुख्य नगर की तरफ या फिर सड़क की तरफ न खोलकर पीछे गलियों की तरफ खुला करती थी। ठीक है, यह भी याद रखने का पॉइंट है। लेकिन इसका एक अपवाद है लोथल, जहाँ पर जो दरवाज़ा है वो मुख्य सड़क की तरफ खुलता हुआ साक्ष्य मिला है। ठीक है, नालियाँ जो थी वो ढकी हुई होती थी और जल निकासी प्रणाली का उत्तम प्रबंध हुआ करता था। यह भी जो है महत्वपूर्ण विशेषता है सिंधु सभ्यता की। इसके अलावा सड़कों को देखें तो सड़कें जो थी वो 3 प्रकार की सड़कें हुआ करती थी। एक थी गलियाँ,
दूसरी थी प्रधान सड़क और तीसरे मुख्य सड़क। जैसे आज के डेट में भी देखते हैं गांव की सड़कें होती हैं, फिर आपके राज्य सरकार की राज्य स्तर की सड़कें होती हैं और एक NH होता है, नेशनल हाईवे होता है। तो उसी प्रकार वहाँ पर भी जो है वो सड़कें हुआ करती थी और इनका अनुपात जो है होता था वह L/3L/7L हुआ करता था। ठीक है, यह आकार है। ठीक है, मतलब सबसे कम लंबाई जो है थी, सबसे कम चौड़ाई जो थी वो गलियों की हुआ करती थी। उसके बाद जो है 3L मतलब उससे 3 गुना चौड़ाई जो थी वो प्रधान सड़कों की हुआ करती थी और उससे 7 गुना जो है वो मुख्य सड़कों की लंबाई या चौड़ाई कह सकते हैं हुआ करती थी। लोथल और सुरकोटड़ा में अलग नगर या भाग नहीं है। ठीक है, मतलब कि इसका अर्थ यह है कि जनरली जो था वो तो 2 भागों में बटा हुआ होता था नगर जो है, लेकिन लोथल और सुरकोटड़ा के जो नगर हैं वह अलग अलग भागों में बटे हुए नहीं हैं और एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। ठीक है, तो यह याद रखने का पॉइंट है, याद रखिएगा। और चनहुद्रो एकमात्र नगर है जो कि दुर्गीकृत नहीं था, वहाँ पर दुर्ग नहीं बनाए गए थे। और धौलावीरा जो था वह 3 भागों में विभक्त था, 2 भागों में नहीं था। ठीक है, तो यह जो है 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अपवाद स्वरूप है, याद रखने लायक है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो मकान हुआ करते थे उनमें आंगन हुआ करता था, 4-5 कमरे हुआ करते थे, कुएं जरूर होते थे, स्नान घर होता था, रसोई घर होता था। ठीक है, और नालियों की उत्तम व्यवस्था हर मकान में मिला करती थी और जनरली जो मकान हुआ करते थे वो 2 मंजिला हुआ करते थे। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा नगर योजना के बारे में, सिंधु सभ्यता की नगर योजना जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इससे बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सैंधव समाज के बारे में। तो सामाजिक व्यवस्था का जो महत्वपूर्ण आधार था वह परिवार था। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार जो था वह परिवार था। एकल परिवार हुआ करते थे और जो समाज था वह मातृसत्तात्मक था। ठीक है, बहुत सारी मूर्तियाँ इस प्रकार से मिली हैं, बहुत सारे साक्ष्य इस प्रकार से मिले हैं। जो आपकी मातृ देवी की प्रतिमा मिली है या फिर जो प्रकृति देवी की प्रतिमा मिली है, उससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि मातृसत्तात्मक समाज हुआ करता था। मतलब कि महिलाएं जो थीं उनका वर्चस्व हुआ करता था समाज में। ठीक है, और समाज जो था वह 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला था विशिष्ट वर्ग, दूसरा था मध्यम वर्ग और तीसरा था कमजोर वर्ग। ठीक है, विशिष्ट वर्ग के लोग जो थे वह नगर दुर्ग में रहा करते थे और जो बाकी दोनों हैं, जो मध्यम वर्ग है और जो कमजोर वर्ग है, वह नीचे आपका पूर्वी टीला में रहा करते थे। ठीक है, निचले हिस्से में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं तो दास प्रथा के प्रचलन का भी अनुमान लगाया गया है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में कुछ घर इस प्रकार से बने हुए हैं कि उनसे दास प्रथा के होने का अनुमान लगाया जाता है। इसके कुछ विशेष साक्ष्य नहीं मिले हैं, बस अनुमानतः जो है वो पुरातत्वविद ये बात कहते हैं। इसके अलावा सती प्रथा के प्रचलन का भी अनुमान लगाया गया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि लोथल से आपको 3 युगल समाधान के प्रमाण मिले हैं और आपका लोथल से 3 युगल समाधान के प्रमाण मिले हैं और कालीबंगा से 1 युगल समाधान का प्रमाण मिला है। युगल समाधान कहने का मतलब है कि जोरों में जो है वो दाह संस्कार या फिर समाधान किया गया है। ठीक है, तो इससे जो है सती प्रथा का अनुमान लगाया जाता था, क्योंकि सती प्रथा में क्या होता है कि पतियों के साथ जो है पत्नियों को जला दिया जाता है और एक साथ जो है उनका दाह संस्कार किया जाता है। तो इसी से जो है अनुमान लगाया गया है, चूँकि युगल समाधान के प्रमाण मिले हैं तो सती प्रथा का अनुमान भी लगाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं तो खाने पीने के शौकीन हुआ करते थे, वस्त्र आभूषणों के शौकीन हुआ करते थे और शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हुआ करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग, जो पुरुष थे और महिलाएं थी, दोनों जो है वो आभूषणों के शौकीन हुआ करते थे, दोनों आभूषण पहनते थे, यह याद रखिएगा। ठीक है, विभिन्न प्रकार के लिपस्टिक मिले हैं, कंघे मिले हैं, बहुत सारे आभूषण मिले हैं, सोने के, चांदी के और आपके मिट्टी के भी बहुत सारे आभूषण मिले हैं, जिससे पता चलता है कि ये लोग जो थे वो आभूषणों के शौकीन हुआ करते थे। ठीक है, इसके अलावा देख सकते हैं शंख के, सीप के, मिट्टी इत्यादि के आभूषण मिले हैं और इसके अलावा जो है स्त्रियां जो है वह सिंदूर भी लगाती थी और इसका साक्ष्य जो है वो मिला है आपका नौसारो नामक स्थान से यह साक्ष्य मिला है कि स्त्रियां जो हैं वो सिंधु सभ्यता में सिंदूर भी लगाती थी।
यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा मनोरंजन के लिए जो है वो लोग पासों का खेल खेलते थे, शतरंज का बोर्ड भी मिला है तो शतरंज भी खेला करते थे। इसके अलावा शिकार किया करते थे, मछली पकड़ा करते थे और नृत्य इत्यादि से, डांस वगैरह से जो है वो अपना मनोरंजन किया करते थे। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें तो पुरुष और महिलाएं जो थी वो दोनों एक वस्त्र हुआ करती थी, मतलब एक ही वस्त्र पहनते थे। ठीक है, जो पुरुष थे वो काखा सोती स्टाइल, अब पता नहीं क्या होता है लेकिन काखा सोती स्टाइल कहता है कि उसमें वो लोग वस्त्र पहना करते थे और केवल नीचे पहना करते थे, ऊपर नहीं पहना करते थे, मतलब टॉपलेस हुआ करते थे पुरुष हो या महिलाएं। ठीक है, तो यह जो है सिंधु सभ्यता के वस्त्रों के बारे में हो गया। नेक्स्ट है आपका अंत्येष्टि की प्रक्रिया। तो अंत्येष्टि की 3 प्रक्रिया हुआ करती थी, पूर्ण विस्तीर्ण समाधान, आंशिक कलश समाधान और दाह कर्म या दाह संस्कार। इसके बारे में हम लोग आगे अच्छे से पढ़ेंगे कि तीनों क्या हुआ करता था। ठीक है, जब हम लोग धर्म के बारे में पढ़ेंगे तब। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सामाजिक संरचना देख लिया। अब हम लोग आते हैं आर्थिक स्थिति पर कि आर्थिक क्रियाकलाप में वो लोग क्या क्या किया करते थे। तो पहला तो हमारा आ गया कृषि, दूसरा होता है आपका शिल्प या उद्योग और तीसरा आता है इसमें व्यापार। ठीक है, तो कृषि के बारे में देख लेते हैं। जो फसलों की बुआई की जाती थी वो नवंबर या फिर दिसंबर के महीने में की जाती थी और जो कटाई होती थी वह मार्च या अप्रैल के माह में की जाती थी। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। लकड़ी के हलों का प्रयोग किया जाता था उनके द्वारा। वैसे हल फाल के प्रमाण जो है वो मिले हैं, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन हल का उपयोग करने का जो है वो साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, नेक्स्ट पत्थर के हंसिये का उपयोग किया जाता था कटाई के लिए। ठीक है, और सिंचाई के लिए जो है वो नदी का जल, वर्षा का जल या फिर कुआं का जल का उपयोग किया जाता था। नाले या फिर नहर के प्रयोग का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है, याद रखिएगा। मुख्य फसलों में जो है आपके 9 किस्म की मुख्य फसलें हुआ करती थी, जिसमें गेहूं की 3 किस्में हैं, जौ की 2 किस्में हैं, कपास है, खजूर है, तरबूज है, मटर, राई, सरसों और तिल। ये 9 जो है वो प्रमुख फसलें थी जिनका ज्ञान सिंधु सभ्यता के लोगों को हुआ करता था। ठीक है, इसके अलावा मोटे अनाजों की 6 किस्में जो है सिंधु सभ्यता के लोग उगाते थे, जिसमें रागी है, कोदो है, सांवा है, ज्वार है, मटर है और फलियां हैं। ठीक है, और इनको जो है गन्ना की जानकारी नहीं थी, यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो रोजदी से जो है वह छोटी ज्वार और रागी मिली है। ठीक है, बालाकोट जो कि पाकिस्तान में है वहाँ से बाजरा, ज्वार और सारगम मिला है। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रमाण हैं। तो गेहूं के बारे में देख लेते हैं। गेहूं जो है वो हमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और रहमान की ढेरी से मिला है। रहमान की ढेरी, ये तीनों जगह जो है वो पाकिस्तान में ही है। और इसके अलावा धान की बात करें तो धान का मैंने बताया था कि धान का जो दाना है वो लोथल से मिला है और रंगपुर से हमें धान की भूसी मिली है, यह मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। जौ की बात करें तो हड़प्पा, बानावली और राखीगढ़ी से हमें जौ का प्रमाण मिला है। मटर की बात करें तो आमड़ी और मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। और जो जितने भी फल हैं वो सब हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं, और भी बहुत जगह होंगे लेकिन मुख्यतः हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। और लोथल से जो है वह गेहूं पीसने या फिर जो भी आपका खाद्यान्न है उसको पीसने की चक्की मिली है। जैसे आटा चक्की आज के डेट में होता है उस प्रकार का नहीं, लेकिन जो चक्की घरों में देखते होंगे पहले जो है इस प्रकार से महिलाएं पीसा करती थी, तो वो चक्की वहाँ से मिली है, लोथल से। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने कृषि के बारे में देखा। अब हम लोग आते हैं पशुपालन के बारे में। कृषि से ही जुड़ा हुआ है पशुपालन, तो पशुपालन भी देख लेते हैं। तो जिन पशुओं का ज्ञान था सिंधु सभ्यता के लोगों को, उनमें बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, कुत्ते, बिल्ली, गधे, ऊंट, हाथी, गैंडे, बाघ, हिरन, मोर, खच्चर इत्यादि जो हैं वो प्रमुख थे। कुबर वाला सांड जो है वो सर्वाधिक प्रिय पशु हुआ करता था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता के लोगों का सबसे प्रिय पशु जो था वो कुबर वाला सांड था। बहुत जगह घोड़े के साथ आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो घोड़े के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यह याद रखिएगा।
नेक्स्ट है मृद मूर्तियों मृदभांडों पर जो है वो गाय का चित्रण नहीं किया गया है। यह आश्चर्य भी होता है लोगों को, पुरातत्वविद जो हैं उन लोगों को, लेकिन मृद मूर्तियों या मृदभांडों पर जो है वो गाय का चित्रण कहीं नहीं किया गया है। घोड़े की हड्डियां जो है वो विशेषकर सुरकोटड़ा से मिली हैं, और भी बहुत सारे जगह हैं। राना घुंडई से घोड़े का दांत मिला है, याद रखिएगा। लोथल, कालीबंगा इत्यादि से भी जो है आपके घोड़े की हड्डियां मिली हैं, लेकिन घोड़े के होने का मतलब बिल्कुल सही साक्ष्य जिसको कहते हैं, प्रमाण जिसको कहते हैं, वो नहीं मिला है। तो घोड़ा मुख्यतः मतलब घोड़े की का ज्ञान तो था, लेकिन उसका प्रमुख जो है अर्थव्यवस्था में उपयोग नहीं था, यह याद रखिएगा। ठीक है। और घोड़े की मिट्टी की आकृति जो है वह लोथल और नौसारो नामक जगह से मिली है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय जो है वह सिंधु सभ्यता के लोगों को ही जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कृषि और पशुपालन भी देख लिया। अब हम लोग चलते हैं शिल्प एवं उद्योग में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कांस्य युगीन सभ्यता थी, तो तांबा में टीन मिलाकर कांसे का उपयोग किया जाता था, लेकिन कांसे का ज़्यादा उपयोग ये लोग नहीं करते थे, क्योंकि न तांबा इनको ढंग से प्राप्त हो पाता था और न ही टीन जो है वो ढंग से प्राप्त हो पाता था। इसलिए तांबा तो चूँकि आपका यहाँ से राजस्थान के खेतरी खान से मिल जाता था, लेकिन टीन जो है इनको ईरान या फिर अफगानिस्तान से मंगवाना पड़ता था। इसलिए तांबे के ही जो है ज़्यादा प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं, कांसे के प्रयोग के साक्ष्य कम मिलते हैं। पत्थर के बने हुए सामान ही जो है वो ज़्यादा प्रयोग किए जाते थे, यह याद रखिएगा। नेक्स्ट है सर्वप्रमुख उद्योग जो था वह वस्त्र उद्योग था। ठीक है। सूती कपड़े के साक्ष्य आपको मोहनजोदड़ो वगैरह से मिले हैं, जहाँ पर रंगाई का भी साक्ष्य मिला है और उस पर जो है वस्त्र पर कढ़ाई भी की जाती थी। ठीक है। स्थापत्य जो था, स्थापत्य कहने का मतलब भवन निर्माण, चूँकि आप जानते हैं कि नगर नियोजन प्रणाली जो थी वह हड़प्पा सभ्यता की बहुत बेहतरीन थी। 2 मंजिला भवन वगैरह बनाए जाते थे, तो राजगिरी या फिर जो आपका स्थापत्य है वह प्रमुख व्यवसाय हुआ करता था। ठीक है। और नाव बनाना भी ये लोग जानते थे, मिट्टी की पुतलियाँ बनाते थे और बर्तन बनाते। पुतलियाँ कहने का मतलब है जो आपके स्टैचू होता है वो, और बर्तन वगैरह मिट्टी का बनाया जाता था। चाक का प्रयोग बहुत अच्छे से करते थे ये लोग। ठीक है। धातु की जो ढलाई है वह लॉस्ट वैक्स टेक्निक से की जाती थी। लॉस्ट वैक्स टेक्निक से धातु की ढलाई की जाती थी। इसके अलावा मनके के कारखाने बहुत सारे मिले हैं, जिसमें कि आपका आभूषण बनाए जाते थे, मोतियों के आभूषण। ठीक है। और ये मनके के कारखाने जो है वो मुख्यतया चनहुदरो और लोथल से मिले हैं। ठीक है। इसके अलावा मृदभांड जो थे वह चिकने हुआ करते थे और चमकीले थे, तो यह भी एक प्रकार का उद्योग ही था, मृदभांड को चमकीला और चिकना बनाना। ठीक है। इसके अलावा औजार देख लें तो औजार भी बहुत सारे बनाते थे, हालांकि युद्ध के लिए नहीं बनाते थे, लेकिन अपनी रक्षा के लिए जो है वो लोग औजार ज़रूर बनाते थे, जिसमें कि कुल्हाड़ी था, आरी था, छुरा था, बर्छा था इत्यादि। बहुत सारे वानागर भी मिले हैं। ठीक है। लेकिन वो अपनी रक्षा के लिए बनाते थे, युद्ध के लिए नहीं बनाते थे। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं तो तांबा जो है वो खेतरी के खान राजस्थान और बलूचिस्तान से मंगाया जाता था। टीन जो था वह अफगानिस्तान से मिलता था। सूती वस्त्र जो है वो मोहनजोदड़ो, लोथल और आलमगीरपुर में मिला है। ठीक है। इसके अलावा हाथी दांत जो है वो रंगपुर और लोथल से मिला है। चूड़ी जो है, चूड़ी उद्योग जो था वो कालीबंगा और चनहुदरो में प्रमुख रूप से पाया गया है। प्रस्तर मूर्ति यानी कि पत्थर की मूर्ति और मृदभांड जो है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मुख्य रूप से पाए गए हैं। और मृण्य मूर्ति यानी कि जो आपका मिट्टी की मूर्तियाँ होती हैं वह लोथल, मोहनजोदड़ो और चनहुदरो से मुख्य रूप से पाई गई हैं। अर्थात ये सारे उद्योग जो थे वो इन स्थानों पर अधिकतर जो है वो साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं व्यापार के बारे में। तो मिट्टी की मोहरें, एक रूप लिपि और बाट जो है वह सिंधु सभ्यता के व्यापार की गवाही देते हैं। मतलब कि मिट्टी की मोहरें बहुत सारी मिली हैं। ठीक है। इसके अलावा जो लिपि थी वह एक रूप लिपि थी, मतलब एक ही प्रकार की लिपि यूज की जाती थी। जो बाट हुआ करते थे वो मानकीकृत होते थे, मतलब कि 16 के गुनज में हुआ करते थे।
अब मानकीकृत कहने का मतलब क्या होता है कि हर जगह एक ही प्रकार का बाट उपयोग किया जा रहा है। तो हर जगह एक ही प्रकार का बाट या फिर बटखरा उपयोग कब किया जाता है? जब व्यापार हो रहा होता है तब। तो इससे जो है सिंधु सभ्यता के व्यापार का प्रमाण मिलता है। किस किस चीज़ का व्यापार किया जाता था? तो पत्थर का व्यापार किया जाता था, धातु का और हड्डी इत्यादि का व्यापार किया जाता था। हड्डी यानी कि पशु पक्षियों की हड्डियों का व्यापार, ठीक है। सिक्कों का उपयोग नहीं किया जाता था और जो व्यापार होता था वह बार्टर सिस्टम से होता था, विनिमय सिस्टम जिसको कहा जाता है। मतलब एक सामान मेरे पास है तो मैंने वो सामान किसी और को दे दिया और दूसरे के पास जो सामान है वो मैंने अपने उपयोग के लिए ले लिया। तो इस प्रकार का बार्टर सिस्टम जो हुआ करता था, सिक्कों का उपयोग नहीं होता था, ठीक है। इसके अलावा व्यापार के लिए जो है वो ठोस पहियों वाली गाड़ी का उपयोग किया जाता था। उस समय जो पहिए होते थे उसमें आड़ियाँ नहीं हुआ करती थी, जो स्पोक्स जो कहते हैं वो वाले पहिए नहीं हुआ करते थे गाड़ियों में, ठोस पहिए हुआ करते थे। अभी जब महाभारत वगैरह देखते होंगे तो उसमें ठोस पहिए आपको दिखते होंगे, ठीक है। इसके अलावा अफ़गानिस्तान, ईरान और मेसोपोटामिया से भी व्यापार के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। बाट जो हुआ करते थे यानी बाट और बटखरे जो हुआ करते थे, मापने तोलने में जो यूज आते थे, वो घनाकार हुआ करते थे, मतलब घन के आकार के हुआ करते थे और 16 के गुनज में हुआ करते थे। आज भी आप लोग सुनते होंगे अपने दादा दादियों से 16 मतलब कि 16 के गुनज में वो लोग जो हैं वो 16 आना, 8 आना, पहले हम लोग 50 पैसा को 8 आना बोला करते थे, आपका 4 आना बोला करते थे 25 पैसा के सिक्का को। अब वैसे इसका उपयोग कम होता है क्योंकि 25 पैसा और 50 पैसा तो अब रहा ही नहीं, तो उसको हम लोग 4 आना या फिर 8 आना, 16 आना इस प्रकार से बोला करते थे। तो वही 16 का जो गुनज है उसमें बाट का उपयोग किया जाता था, ठीक है। इसके अलावा पोत निर्माण किया करते थे, पोत निर्माण की कला उनको आती थी, ठीक है। और व्यापार में जो है वो पोतों का या फिर नावों का इस्तेमाल किया करते थे समुद्री व्यापार में, ठीक है। और समुद्री व्यापार चूँकि किया करते थे तो प्रमुख बंदरगाह नगर भी होंगे। तो लोथल के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि प्राचीनतम गोदीवारा था। और इसके अलावा सुतका गेंडोर, सोरकाकोह, डाबरकोट, बालाकोट, अल्लाहदीनो, प्रभास, लोथल, मेहगाम और भगत राव जो थे वह प्रमुख बंदरगाह नगर हुआ करते थे। अब हम लोग देख लेते हैं कि प्रमुख जो व्यापारिक सामग्री थी वो कहाँ से मंगाई जाती थी। तो लाजवर्द पत्थर या फिर चांदी जो थी वो अफ़गानिस्तान से मंगाया जाता था और विशेषकर जो लाजवर्द है वह बदखसा नाम के जगह से मंगाया जाता था अफ़गानिस्तान से, ठीक है। सोना जो है वो तो अपने भारत से ही कर्नाटक के कोलार खान से मिल जाता था, ठीक है। उसके अलावा कार्नेलियन मनके जो मोती हैं वो गुजरात या फिर सिंध के क्षेत्र से मंगाया जाता था या फिर वहाँ से व्यापार उसका किया जाता था। सीसा के बारे में देखें तो दक्षिण भारत या फिर फारस की खाड़ी से, और फिरोजा या हरिताश्म की बात करें तो मध्य एशिया या फिर ईरान से उसको जो है व्यापार किया जाता था। अब देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है किस चीज़ों का निर्यात किया करते थे। तो सूती वस्त्र का निर्यात किया करते थे क्योंकि कपास का बहुत अधिक मात्रा में उपयोग हुआ करता था। मैंने आपको बताया कि सूती वस्त्र जो था वो प्रमुख उद्योग हुआ करता था, तो सूती वस्त्र का निर्यात करते थे, इमारती लकड़ियों का निर्यात करते थे, हाथी दांत का निर्यात करते थे और पशु पक्षियों का भी निर्यात किया करते थे। मेलुहा, जिसे कि मेसोपोटामिया के कुछ क्षेत्र हैं, जैसे मेलुहा है जिसको सिंध कहा जाता है, आधुनिक सिंध जो है वो मेलुहा का क्षेत्र था। उस समय मेलुहा कहा जाता था। मेलुहा जो है वो प्रमुख उपन्यास भी है, किसकी है यह बताइएगा ज़रूर, ठीक है। आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। मेलुहा बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत बेहतरीन आप कह सकते हैं कि नाम बता ही देता हूँ, अमीश त्रिपाठी का है। तो मेलुहा जो है सिंध क्षेत्र हुआ करता था मेसोपोटामिया का, वहाँ से व्यापार हुआ करता था। इसके अलावा ढिलमुन नाम का क्षेत्र था जिसकी तुलना जो है आधुनिक बहरीन से की गई है, ठीक है। तो वहाँ से व्यापार हुआ करता था। इसके अलावा मगन क्षेत्र है जिसको आज के डेट में मस्कट या फिर मकरान पाकिस्तान से उसका अर्थ समझा जाता है, वहाँ से व्यापार हुआ करता था। और मिस्र से भी व्यापार के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो इन जगहों से व्यापार हुआ करता था। इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया कि व्यापार कहाँ से हुआ करता था, किस चीज़ का व्यापार हुआ करता था, निर्यात किस चीज़ का हुआ करता था, ठीक है। अब हम लोग आके देखते हैं सैंधव कला के बारे में, ठीक है।
तो पत्थर की मूर्तियाँ बनाई जाती थी, पत्थर के जो आपके अन्य सामान थे वो हथियार वगैरह बनाए जाते थे। इसके अलावा धातु के भी जो है आपकी मूर्तियाँ बनाई जाती थी, औजार बनाए जाते थे, आभूषण बनाए जाते थे। इसके अलावा आप देख सकते हैं तो मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई जाती थी, मुहरें बनाई जाती थी, मिट्टी की मुहरें हुआ करती थी। तो इस प्रकार हम लोग देख लेते हैं सैंधव कला में आपका मुख्यतया जो आता है वो पत्थर की मूर्तियाँ, धातु की मूर्तियाँ, फिर आपकी मिट्टी की मूर्तियाँ, मुहरे इत्यादि जो है वो सैंधव कला में मुख्य रूप से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो से 1 दर्जन तथा हड़प्पा से 3 प्रस्तर मूर्तियाँ मिली हैं। ठीक है, मतलब पत्थर की मूर्तियाँ मिली हैं। ठीक है, और इन पर जो है विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों का चित्रण है और भी बहुत सारे चित्रण हैं। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग डिटेल में पढ़ना उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है परीक्षा के लिहाज से। नेक्स्ट है आपका चाक का प्रयोग करने में ये लोग माहिर थे और जो बर्तन बनाया करते थे उस पर वृत्त मतलब कि गोलाकृति, ठीक है, वृत्ताकार आकृति, वृक्ष या फिर मानव आकृति हुआ करती थी। ठीक है, तो चाक का प्रयोग करके बर्तन बनाते थे और इन पर इस प्रकार की आकृतियाँ हुआ करती थी। मोहनजोदड़ो से जो है आपका डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदड़ो आप जानते ही हैं, तो कांसे की मूर्ति मिली है नर्तकी की। इसके अलावा कांसे का ही भैंसा मिला है, भेरा मिला है। ठीक है, तो इस प्रकार की मूर्तियाँ मिली है वहाँ पर। और चनहुदरो से जो है आपका बैलगाड़ी मिला है और इक्का गाड़ी मिला है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग आगे देखें तो कालीबंगा से बैल की आकृति मिली है। वृषभ जिसको कहा जाता है वो तांबे का मिला है। ठीक है, और दैमाबाद से आपका एक गाड़ी मिला है जो कि नग्न गाड़ीवान चला रहा है। इसके बारे में पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं तो मृण मूर्तियों के बारे में। तो मृण मूर्तियाँ जो थी वो चिकोटी विधि से बनाई जाती थी। ठीक है, और धातु की जो मूर्तियाँ थी वह लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाई जाती थी। पहले भी बता चुका हूँ कि धातुओं की ढलाई जो है वो लॉस्ट वैक्स टेक्निक से की जाती थी। इसके अलावा मृण मूर्तियों में पशु पक्षियों, नारियों और पुरुषों का जो है वह प्रधानता हुआ करती थी। मतलब पशु पक्षियों की मूर्तियाँ बनाई जाती थी, नारियों की मूर्तियाँ और पुरुषों की मूर्तियाँ बनाई जाती थी। लेकिन पुरुषों की तुलना में नारियों की मूर्तियाँ जो है वो अधिक मात्रा में मिली हैं और ये भी एक कारण है कि मातृसत्तात्मक समाज जो है इसको कहा जाता है। मुहरों की बात करें तो सेलखड़ी की अधिकतर सबसे ज़्यादा मुहरें जो है वो सेलखड़ी की मिली है, याद रखिएगा, पूछा जा चुका है। और इसके अलावा मिट्टी की, गोमेद की, चर्ट और कांचली मिट्टी की, ठीक है, आपको मुहरें मिली हैं। ठीक है, और मुहरों की आकृति कैसी हुआ करती थी तो चौकोर भी है, आयताकार भी है, वर्गाकार है, गोलाकार है, घनाकार है और अंडाकार है। तो इस प्रकार की मुहरें मिली हैं। ठीक है, इसके अलावा मुहरों पर जो है सबसे ज़्यादा अंकन जो है वह एक श्रृंगी पशु का सबसे ज़्यादा अंकन किया जाता है या पूछा भी जाता है, तो याद रखिएगा। और इसके अलावा जो है वो कुबर वाला बैल दूसरे स्थान पर देखा जाए तो कुबर वाला बैल का भी चित्रण बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। उसके अलावा हाथी है, भैंसा है और अन्य प्रकार के जो चित्र हैं वह आपको मुहरों पर मिलते हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो से आपको पशुपति मुहर मिला है जिसके दाएं भाग में जो है एक हाथी है और एक बाघ है और बाएं भाग में जो है एक गैंडा और एक भैंसा है। ठीक है, तो यह भी याद रखने वाली बात है। ठीक है, पूछा जाता है। लोथल और मोहनजोदड़ो से मुहर जो मिला है उस पर नाव का चित्र बना हुआ है। ठीक है, और मृदभांड के बारे में अगर देखें तो लाल और गुलाबी कलर का मृदभांड अधिकतर मात्रा में यूज किया जाता था जिस पर काले रंग से अलंकरण या फिर चित्रकारी की जाती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा सैंधव सभ्यता के नगर योजना, समाज, आर्थिक स्थिति और सैंधव कला के बारे में। ठीक है, ये हमारा तीसरा पार्ट था और अब जो है लास्ट पार्ट लेकर के आऊँगा मैं। उसमें आपको जो है अन्य जो छूटे हुए भाग हैं, लिपि वगैरह, वो बताऊँगा और जो आपके महत्वपूर्ण तथ्य हैं परीक्षा के लिहाज से, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो अधिकतर किताबों में नहीं मिलते हैं या फिर जो पहले पूछे जा चुके फैक्ट्स हैं जिन पर हमारा ध्यान अधिकतर नहीं जाता है, उनको मैं शामिल करूँगा। ठीक है, तो वो भी पार्ट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। वीडियोज़ को अगर पसंद आए और लगे कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।
पूरा वीडियो एक बार ऑनलाइन ज़रूर देखा कीजिए। ठीक है, तो इजाज़त दीजिए चंद्रवर्धन को। जय हिंद, वंदे मातरम।